हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं जनपद और महाजनपद को। ये जनपद जो होते हैं, महाजनपद जो होते हैं, ये किस तरीके से डेवलप होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से जो वंश होते हैं, कौन कौन से डायनेस्टीज जो होती है इस पे शासन करती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें से जो मगध जनपद है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मगध जनपद एक ऐसे रीजन्स में था, जियोग्राफिकली एक ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसी परिस्थिति में था जहां पे डेवलपमेंट होना लाजमी है। एक तरीके से देखा जाए तो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर करके मगध जनपद आया था। इसके पीछे क्या कारण है सभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो जनपद और महाजनपद है, ये पहली बार किसमें इसका वर्णन देखने को मिला था, और पहली बार कहाँ से कहाँ तक ये डेवलप हुए थे, कहाँ से कहाँ तक इनका साक्ष्य, सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक्स देख पा रहे होंगे, ये टॉपिक है आपका जनपद, राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य, ठीक है ना। जनपद पहले था, ठीक है ना। देखिए, पहले ये जनपद था, ठीक है। तो जनपद से किस तरीके से ये महाजनपद बना, महाजनपद, ठीक है, जिसे हम लोग महासाम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, महासाम्राज्य, ठीक है। कौन कौन से इसके कारण थे, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ डायनेस्टीज थी जो इस पे शासन की थी। सबसे पहले जो थी हर्यक डायनेस्टीज, जिसे हम लोग हर्यक वंश के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी शिशुनाग डायनेस्टीज, जिसे हम लोग शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तीसरी थी मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश, जिसे हम लोग मौर्य डायनेस्टी के नाम से जानते थे। और फिर नंद वंश, और फिर इसके बाद कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आई और गई, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपको हुई और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इन्हीं ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ओवरऑल ओवरऑल 16 महाजनपद हैं, और इन महाजनपदों की अपनी अलग अलग विशेषता है। कुछ जनपद जो थे वो गणतंत्र भी थे, गणतंत्र भी थे, कुछ अपने आप में राजतंत्र भी थे, ठीक है। इन सभी को हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि दो ऐसे जनपद थे, महाजनपद थे, जो भारत के बाहर थे, भारत के बाहर, ठीक है। और इसके अलावा सभी के सभी जनपद जो थे वो उत्तर भारत में स्थित था, उत्तर भारत में, ठीक है। सभी सभी प्रकार के महाजनपद, लगभग सभी जनपद उत्तर भारत में थे, ठीक है। लेकिन दो केवल ऐसे थे जो भारत से बाहर थे, और एक जो था, एक जो मध्य, या फिर हम लोग इसे मध्य ना कर करके दक्षिण कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, दक्षिण भारत में था, ठीक है, दक्षिण भारत में था, ठीक है। तो ये कुछ इसकी विशेषता है, इस प्रकार से पहले हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्लाइड्स पे चलते हैं और समझते हैं कौन कौन से जनपद और किस प्रकार से डेवलप हुए, क्या कारण थे उन सबों के डेवलप होने के, ठीक है। आ जाइए भाई, ईसा पूर्व 6ठी सदी, देख रहे हैं बाबू, ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, कहां पे, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। मतलब क्या हुआ कि लोहे की खोज, ठीक है, लोहे की खोज और लोहे का व्यापक प्रयोग, ठीक है, व्यापक प्रयोग, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि सर लोहे के प्रयोग से क्या फायदा हुआ और किस तरीके से ये जनपद से महाजनपद बन गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब लोहे की खोज हुई, देखिए, जब लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, ठीक है, तो लोहे की खोज के लाभ मिले, ठीक है। लाभ कौन कौन से मिले, पहले लाभ के बारे में मैं बता दूं कि लोहे के हथियार बनाए, ठीक है,
हथियार बनाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जंगलों की कटाई हुई, जंगलों की कटाई, ठीक है। और तीसरी बात कृषि कार्य हुआ, कृषि कार्य हुआ, कृषि कार्य हुआ। और चौथी बात, कृषि कार्य से फायदा क्या मिला कि इन सबों को रखने के मतलब भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ हुई, भंडारण व्यवस्था, ठीक है। अब ये इतनी सारी चीजें एक ही रीजन्स में मिल गई, इसलिए वहां का क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। इधर आइए, इधर आइए, देखिए ध्यान से क्या रहा है, उपयुक्त परिस्थिति बन गई, ठीक है। लोहे के हथियारों का इस्तेमाल होने के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। तो योद्धा वर्ग जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, लोहे के हथियार हैं, सबसे ताकतवर हो जाएंगे। खेती के लिए नए औजार उपकरणों की मदद से किसान की आवश्यकता अधिक अनाज पैदा करने लगे। मतलब जब उपकरण बन गए लोहे के खेती करने के लिए, तो किसान अपेक्षाकृत ज्यादा पैदावार प्राप्त करने लगे, ठीक है। अब राजा अपनी सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज को एकत्र कर सकता था। अब देखिए इतना ज्यादा मात्रा में जब अनाज हो रहा तो अपनी सेनाओं के लिए व्यवस्था तो करेगा ही करेगा। यह अतिरिक्त अनाज उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व 6वीं सदी में उदित हुए थे। मतलब अब एक तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला रीजन्स भी चलने लगे, एक तरीके से जो वर्क थे वो चलने लगे। द widespread use to iron to eastern Uttar Pradesh and western Bihar from the 6th century BC created favorable conditions for the formations of a large regionals and Janpada state. Due to the use to iron weapons, the warrior class started playing an important role. ठीक है, and with the help of the new agriculture tools and equipment of farms standards and producing more grains and required. Now the king could collect this extra gain for this military and administrative purpose. This extra grains could also available to the cities that emerged in the 16-15 centuries BC. मतलब एक तरीके से क्या कहे बाबू कि उस समय लोहे का खोज हुआ, लोहे के खोज होने के पश्चात सारी चीजें अपने आप डेवलप हो गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई, ये भी बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए इन भौतिक लाभों के कारण किसान अपनी जमीन से चिपक जाना स्वाभाविक था, जाहिर सी बात है। जिसके पास इतने लाभ मिलेंगे, अपने खेतों की इतनी बढ़िया व्यवस्था दिखेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो चिपक जाएंगे ही, साथ ही वे अपने पड़ोस के नए क्षेत्रों में भी फैलने लगे। जाहिर सी बात है कि अगर वो छोटा सा एरियाज कवर करके बढ़िया उत्पन्न कर रहा है कृषि, तो फिर थोड़ा और भी कवर करने की कोशिश करेगा। शहरों को अपने कार्यकलाप के आधार पर बनाकर राज्यों को खड़े होते देख लोगों के क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होने लगी, लोगों में क्षेत्रीय भावना उत्पन्न हुई। लोगों का जो लगाव अपने जन तथा कबीले से था वह पहले गांव या घर से हुआ और बाद में अपने जनपद या संबंध भूभाग से हुआ। 450 ईस्वी पूर्व के लगभग पाणिनि ने 40 महाजनपदों का उल्लेख किया है या फिर जनपदों का उल्लेख किया है। ये भारत में थे और अफगानिस्तान तथा उसके पड़ोस के मध्य एशिया में भी थे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, यहाँ पे आ जाइए। जाहिर सी बात है कि अगर लोहे की खोज हुई, अगर ये सिचुएशन हुआ, तो व्यक्ति अधिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से विस्तार होगा, गांव से कबीला बनेगा, कबीला से जनपद बनेगा, जनपद से महाजनपद बनेगा, ठीक है, क्लियर ना। जमीन जब बढ़ती है तो गांव बनता है, मतलब एक एरिया, छोटे एरिया से बड़े गांव, फिर कबीला, फिर जनपद, फिर महाजनपद, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे।
यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई, यही बातें इंग्लिश में भी हैं, देख लेते हैं। ड्यू टू दिस मटेरियल बेनिफिट्स इट वाज नेचुरल फॉर फार्मर्स टू स्टिक to their land. At the same time, they also started separating to new areas in their neighborhood, seeing the state being established by making cities the base of their activities. Regional feelings become strong among the peoples. The attachment that peoples had to their peoples or tribes and first becomes with their village homes and their with their janpadas and self contained lands. And around 450 BC, Pani has the mentions 14 janpads. These were North India's and also in Afghanistan and the neighboring Central Asia. ठीक है, तो एक तरीके से सेंट्रल एशिया में इस तरीके की चीजें डेवलप होने लगी। अभी तक मैंने क्या बताया वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग महाजनपदास के बारे में समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि महाजनपदास कैसे अस्तित्व में आए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपदास देखिए, पाले ये जो पाली पुस्तक है, पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। जो महात्मा बुद्ध का टाइमिंग चल रहा है तो इसमें 16 बड़े बड़े जनपद पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं, और ये उस समय के राज्य भी कहे जाते थे। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे, ठीक है ना, वही जो उत्तर प्रदेश का लगभग एरियाज है, विंध्य के उत्तर वाला मध्य प्रदेश और उत्तर से सटे रीजन्स जो हैं वो हैं, और पश्चिमोत्तर सीमांत में बिहार तक फैले हुए थे। इसमें से मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। पूरब से शुरू करने पर पहले अंग जनपद मिलता है और आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। मतलब अगर हम पूरब से इधर से शुरू करें, ठीक है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, अगर हम पूरब की बात करें, पूरब से स्टार्ट करें तो पहले हमें अंग जनपद मिलता है। कौन मिलता है? अंग जनपद मिलता है, और फिर उसके बाद आधुनिक मुंगेर, भागलपुर ये सब जिले पड़ते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, यहाँ जहां ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। कब भाई? 6ठी सदी से, ईसा पूर्व 6ठी, मतलब ईसा पूर्व से, ईसा जो पूर्व है ये मतलब ईसा जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं बीसी, ठीक है ना। तो बीसी के जो बीसी शुरुआत होता है, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट जो होता है वो पीछे जब जाता है, मतलब ये जो बीसी होता है ये बिफोर क्राइस्ट एरा बोला जाता है, तो ये पीछे जाता है, ठीक है, ये पीछे जाता है। तो जब हम जाते हैं 6वीं शताब्दी में पीछे की तरफ, जैसे ऐसे समझिए कि 0 से स्टार्ट होकर के इधर प्लस और इधर माइनस, तो जब माइनस की तरफ हम जाते हैं तो 6वें जो सवी साल होता है, इस समय जब जाते हैं तो उस समय हमें एक अंग जनपद नामक मिलता है, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये लगभग भागलपुर के आसपास में, जो मतलब एक समझिए कि पूर्वी बिहार में ये पड़ता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां से 5वीं सदी ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग मिट्टी का किला मिला है। अंततो गत्वा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य में भी अपने मिला लिया, ठीक है, मगध राज्य ने अपने में मिला लिया। मतलब ये समझिए कि अंग जनपद को फिर बाद में मगध जो राज्य है ये अपने में मिला लिया। क्यों मिला लिया? जाहिर सी बात है कि उस समय कोई भी कानून, कोई भी रूल्स, कोई भी लॉ नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली था एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, जो शक्तिशाली होता था उसको आपस में मिला लेता था। यही बातें इंग्लिश में देख लेते हैं। पाली बुक्स शो दैट द जनपदास ग्रेव and becomes Mahajanpadas in the times of Buddha. We find 16 large states which were called Mahajanpadas. Most of these states were north of Vindhya and extend from the northwestern border province of Bihar to Bihar. Among these, Magad, Kosals, and Vath and Avanti were more powerful. Starting from the east, the first Janpadas are Ang, which include the modern Mungers and Bhagalpur district. Its capital was the Champas,
where evidence of the habitations in found from the 6th centuries BC, a mud fort uh, of about the 15th century BC have been found here. Ultimately, the Ang Mahajanpadas were extended by the neighboring powerful state of Magध. मतलब एक तरीके से मगध जनपद को मगध जनपद अंग जनपद को आपस में मिला लेता है और वो एक बहुत बड़ा महाजनपद के रूप में उभर जाता है। क्यों मगध महाजनपद ही उभरा है, कैसे निकल कर के आया है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए, मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। यह आपने समय का प्रमुख राज्य निकला। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था, मतलब एक तरीके से जो वज्जियों का राज है ये 8 जनों का संघ था। ध्यान दीजिए, ये 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे प्रबल जो थे वो लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है ना, लिच्छवी महाजनपद जो था इसकी राजधानी जो थी वो थी वैशाली। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ गांव से की जाती है। पुराण वैशाली को अधिक प्राचीन नगरी बताते हैं, परंतु पुरातत्व के अनुसार बसाड़ की स्थापना ईसा पूर्व 6ठी सदी से पहले नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है अभी आपने देखा अंग, फिर आपने देखा मगध, फिर आपने देखा ये जो लिच्छवी जनपद है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये वज्जियों का राज्य है और ये संघ था। संघ का मतलब यहाँ पे गणतंत्र है, गणतंत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई, गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। बात समझ, हमने आपको शुरू में ही बताया कि राजतंत्र भी हो सकते हैं, गणतंत्र भी हो सकते हैं। फिर आगे देखिए, द मगध डिस्ट्रिक्ट्स comprised modern Patnas and Gaya districts and some parts of Shahadabad. It turns out to be the most prominent state of its time. The Vajis ruled in today's Terut divisions to the north of Gangas. मतलब गंगा के नॉर्थ में it was a union ऑफ 8 ट्राइब्स, मतलब एक तरीके से ये 8 ट्राइब्स का यूनियन था। तो वही है कि आज के डेट में देखा जाए तो ये गणतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र टाइप का। द मोस्ट पावरफुल among them were the लिच्छवीज whose capitals was the वैशाली। लिच्छवी थी और इसकी कैपिटल्स जो थी वो क्या थी, वैशाली थी। अच्छा, इट इज आइडेंटिफाइड विथ बसार विलेज इन द मॉडर्न वैशाली डिस्ट्रिक्ट। आज के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बसार जो था विलेज था, वहां पे था ये। द पुराण्स डिस्क्राइब वैशाली एज अ मोर एंशिएंट सिटीज, बट अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी बसार वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बिफोर द 16th सेंचुरी। मतलब अगर देखा जाए तो 16th सेंचुरी से पहले नहीं था। अब थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं। ये जनपद महाजनपद काल का मैप है बाबू, ये महाजनपद काल का मैप है, ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा इसको समझो। देखिए, अगर बात करें, हम पहले इसी को समझा देते, इस मैपिंग को समझा देते, आगे चल करके आप इसी से रिलेटेड बहुत कुछ समझेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा इसको। ये मैपिंग है बेसिकली, ये जियोग्राफी में काम आता है, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है कंबोज, ठीक है, और एक है आपका गांधार। ठीक है, कंबोज और गांधार, तक्षशिला भी कहा जाता है। ये दोनों जो है आपस में थे और ये दोनों ही भारत से बाहर थे, भारत से बाहर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से दो जनपद जो थे भारत से बाहर थे, तक्षशिला गांधार भी कह सकते हैं, ये राजधानियां हैं इनकी, पेशावर और तक्षशिला, और कंबोज और गांधार। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि कंबोज और गांधार जो थी, ये दोनों महाजनपद जो थे ये भारत से बाहर थे। क्या थे भाई, ये भारत से बाहर थे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, कुरु है जो कि कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा का क्षेत्र आप जानते हैं, ये भी महाजनपद है। ठीक है, पांचाल है, मल्ल है, मल्ल ये जो कुशीनगर बेसिकली हम लोग जानते हैं। ठीक है,
कौशल है, काशी है, और उसके बाद चेदी, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स, कौशाम्बी, मगध। ये मगध जो अपने आप में है बहुत ही शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा। क्यों उभरा इसके बारे में हम बताएंगे अभी, लेकिन फिलहाल ये लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। काशी महाजनपद है, ये अंग महाजनपद है। इसी के बारे में हम शुरू में बताएं कि अगर हम पूरब से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अंग महाजनपद ही मिलता है। ठीक है, एक ही महाजनपद है जो कि है अस्मक, जो कि दक्षिण भारत में है। शुरू में ही आपको बताया है दक्षिण भारत। ठीक है, अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में है बाबू। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी लोकेशंस हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। अवंती है, अवंती आपने देखा कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। चेदी है, चेदी देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद वत्स है, वत्स देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। कौशाम्बी है, कौशाम्बी कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। ठीक है, सुरसेन, सुरसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मत्स्य है, मत्स्य कहाँ पे है भाई, मत्स्य, अरे कहाँ गया भाई, मत्स्य को मल्ल कर दिया क्या, मत्स्य कुरु, कुरु इधर है, मत्स्य इधर है। ठीक है, और उसके बाद गांधार है, गांधार यहाँ पे है। ठीक है, यही गांधार और जो कंपोज है, ठीक है ना, ये दोनों भारत से बाहर थे। कहाँ पे थे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत से बाहर थे तो अफगानिस्तान में थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए भारत से बाहर थे तो कहाँ पे थे, तो अफगानिस्तान में थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको बता देना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अस्मक है, अस्मक को देख लीजिए आप। ठीक है, अस्मक महाजनपद है, तो कहाँ रखा है भाई अस्मक, अस्मक को गड़बड़ा दिया क्या, मगध तो देख लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे मल्ल कुरु अंग हो गया, अस्मक यहाँ पे दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में। और उसके बाद अंग जो है, अंग तो आपने देख लिया, काशी देख लिया, कौशल देख लिया, मल्ल देख लिया, पंचाल, काशी कौशल मल्ल पंचाल इधर पे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कहां से पूछे जाते हैं, मगध महाजनपद से, मगध महाजनपद से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, शक्तिशाली था। उसके बाद कंबोज से, कंबोज से क्वेश्चन बनते हैं। कहां पे था ये, तो भारत से बाहर था। गांधार, ये दोनों भारत से बाहर थे, कहां थे, अफगानिस्तान में थे, माने जाते हैं कि अफगानिस्तान में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस कहां से बनता है, उसके बाद क्वेश्चंस बनता है बाबू, चले जाइए आप लोग दक्षिण में, एक ही था अस्मक, अस्मक ये दक्षिण भारत में है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद है। ठीक है, उसके बाद ये अंग, अंग पूछ सकता है कि अगर हम पूरब से आते हैं तो सबसे पहले कौन पड़ता है। ठीक है, अंग महाजनपद, अरे ये गड़बड़। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग पूरब से आते हैं तो सबसे पहले यही पड़ता है, और उसके बाद इनकी राजधानियां पूछ सकता है। ठीक है ना, राजधानियां खास करके यहां से ही पूछता है। ठीक है, इन्हीं दोनों की राजधानी खास करके पूछता है। तो ओवरऑल आपने देखा, ओवरऑल आपने देखा कि जितने भी महाजनपद हैं ये भारत में किस प्रकार से केवल और केवल मैक्सिमम 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 जो है वो उत्तर भारत में ही है। देखिए मैक्सिमम उत्तर भारत में ही, समझ पा रहे हैं। तो महाजनपद 8 तो केवल उत्तर प्रदेश में थे, 8 केवल उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, बाकी इधर उधर करके ओवरऑल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 3 इधर उधर थे। बाकी 13 की बात करें तो 13 लगभग उत्तर भारत में ही है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं बाबू, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मगध जनपद जो था वो आधुनिक पटना, गया जिला, शहादाबाद के कुछ हिस्सा में पड़ता है। यह अपने समय का प्रमुख राज्य निकला। क्यों निकला, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था। इसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी। इनकी पहचान आधुनिक नगर, आधुनिक वैशाली जिले बसाड़ गांव से की जाती है। ये तो बताती है भाई, मुझे लग रहा है ये कंटेंट रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी जनपद, इसकी राजधानी कहाँ पे, वाराणसी। काशी जनपद, इसकी राजधानी कहाँ पे, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी।
यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस जनपद की राजधानी कहां थी। राजघाट में की गई खुदाई से पता चलता है कि सबसे पुराना वास वहां लगभग 500 ईस्वी पूर्व का था। ठीक है, मतलब सबसे पुराना वास अगर बात करें हम किसकी, काशी महाजनपद की, काशी महाजनपद की, तो काशी महाजनपद में सबसे पुराना रहने का जो साक्ष्य मिला है वो 500 ईस्वी पूर्व का मिला है, 500 ईस्वी पूर्व का मिला है। ठीक है बाबू, आगे बढ़िए। और उस समय नगर मिट्टी के बांध से घिरा हुआ था। जान पड़ता है कि आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब ऐसा लगता है कि जो काशी महाजनपद था यह शुरुआत में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बाद में यह भी अपनी आत्मसमर्पण किसके सामने कर देता है, कौशल के सामने, कौशल महाजनपद के सामने। ठीक है, लो भाई इसी बात को इंग्लिश में देख लेते हैं। टू इट्स वेस्ट वाज काशी जनपद, हुज कैपिटल वाज वाराणसी, excavations done at Rajghat show that the earliest habitations that was around 500 BC। तो एक तरीके से हम देखें तो 500 BC के आसपास में ये जानकारी मिलती है हमें। 500 BC किस चीज की जानकारी मिलती है, तो काशी में किसी के रहने की जानकारी मिलती है, लोगों के रहने की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन समस्या हो जाती है। एंड एट द टाइम टू सिटी वाज द सराउंडेड बाय द अर्थन डैम्स, मतलब एक तरीके से डैम बनाए जाते थे, डैम के अकॉर्डिंग से ये रहते थे। इट सीम दैट इनिशियली काशी वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट, अपने टाइम का मोस्ट पावरफुल जो इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा सबसे ताकतवर माना जाता था। लेकिन समस्या क्या हो जाती है, बट लेटर सरेंडर्ड टू द पावर ऑफ कौशल। ठीक है, तो कौशल के सामने ये अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो ओवरऑल आपने देखा मगध जनपद के बारे में जानकारी, काशी के बारे में जानकारी, अंग जनपद के बारे में जानकारी। तो आज ये पहला और इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें ओवरऑल सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर्स को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय।